नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आपके छोटे से लक्ष्मी बिघा वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, ये मेरा स्टार्टिंग सा वीडियो है। लगभग मुझे कुछ ज़्यादा वीडियोस के बारे में नहीं पता है, बट एटलीस्ट अपलोड करने के लिए पता है कि अपलोड कैसे होती है। एंड इसके साथ मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, वो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो चलिए हम बिहार पुलिस के क्वेश्चन को कुछ सुलझाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा स्टार्टिंग वीडियो है तो थोड़ा बहुत गलती होगा, तो मैं उसके लिए सॉरी आपको बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर होगा कि भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो यही है। आपकी क्वेश्चन ये है कि जो आपके जो शरीर है, शरीर में मतलब कौन सा पदार्थ मानव शरीर में होता है जो ईंधन पे काम करता है? तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो ही आपकी बॉडी में ईंधन के रूप में काम करती है। आपकी जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण आपके मसूड़ों में जो मसूड़ों में है और जो आपका जो दांत है वो हिलने लगती है, मसूड़ों से ब्लड निकलने लगती है। तो मैं आपका बता दूं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी है। विटामिन सी के कारण क्या होती है, आपके मसूड़ों में ब्लड बाहर आने लगती है और आपकी दांत है जो हिलने लगती है। तो अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। और अगर विटामिन सी को आप ज़्यादा मात्रा में लेते रहोगे तो आपकी बॉडी के ये जो मसोड़ा वाला पार्ट है, दांत वाला पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। एंड मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि विटामिन ई के कारण क्या होती है। तो विटामिन ई के जब विटामिन आपको ए की कमी होने लगेगी ना, तो आपके आँख की स्ट्रॉन्गता खोने लगेगी। आपका जो होती है देखने की पावर होती है वो खोने लगेगी। और विटामिन ए जब आपके बॉडी में जाएगी तब आपकी आँख है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस फील करेगी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये आ जाती है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन ई जो होता है वो जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जो लिंग ऑर्गन्स जो ग्रंथि होते हैं ना, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सामान्य रखने के लिए आपका विटामिन ई वो मेंटेन रखता है। विटामिन ई मैंने नहीं लिखा, अच्छा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल उसका नाम है, विटामिन ए का टोकोफेरॉल नाम है। एंड मैं आपको बता दूं कि जिसके बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है, अगर मान लो महिला में कमी है, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग बांझ कहते हैं। और अगर बॉयज में कोई लड़का है तो उसके अंदर अगर ई की कमी, विटामिन ई की कमी है, तब तब समझो कि तब समझो कि उसके अंदर क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, नपुंसकता होती है, वो होती है। तो विटामिन ए को भरपूर मात्रा में लीजिए और सेक्स ऑर्गन्स को बढ़ाइए, तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि मैं ऐसा सलाह बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ उसको गलत चीज़ में यूज करने के लिए। आप अपने खानदान को बढ़ाने में उपयोग करिए, अपने वो समझ रहे हो ना। क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता? शरीर जो आपका है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री जोन से बना हुआ है, बहुत ही सेल्स के आर्मी बैठे हुए हैं। तो ये पूछता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होती है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होती है? तो सब होती है प्रोटीन के द्वारा होती है। जितने भी ऊतक हमारे हैं, बाकी जो सेल्स हैं, सब एकदम प्रोटीन के जरिए होते हैं। तो आपका जो प्रोटीन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। आपका जो कैप्सूल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल होती है, तो इसका ऊपर वाला भाग किस चीज का बना हुआ होता है? तो वो स्टार्च का बना हुआ होता है। ये ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। जो कैप्सूल जो होती है उसके ऊपर वाले आवरण किस चीज से बनी होती है? स्टार्च से बनी हुई होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है? तो पालक के पत्तों में आपका आयरन पाया जाता है। मतलब अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो रही है तो समझिए कि आयरन की आपके अंदर कमी हो रही है। आयरन लीजिएगा तब वो मेंटेन करेगा, मतलब आयरन की कमी के कारण आपके बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सेव होती है ना, उसको जब आप फ्रिज में रख दोगे तो देखोगे कुछ टाइम के बाद वो हल्का हल्का ब्राउन टाइप की हो जाती है। तो वो आयरन के कारण होती है। कि जीव जंतुओं का संचित भोजन कहलाता है, तो जीव जंतु का संचित भोजन कहलाती है आपकी जीव जंतुओं का जो संचित आपका जो होती है, जीव जंतु का जो संचित भोजन होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोई जोन। ग्लोई जोन क्या होती है?
यकृत में स्टोर जो हमारे होते हैं, यकृत में स्टोर होती है ग्लूकोज के रूप में। और जो जब ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर हो जाते हैं तो हम उसी उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोइजोन कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा कौन होती है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा जो होती है वो आपका होती है फक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। हमारी क्वेश्चन है कि प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? जो प्रोटीन संगठन हमारे हैं, कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से एक्टिव होते हैं? तो वो हमारे होते हैं 20 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारी क्वेश्चन है कि एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम किस चीज से बने होते हैं? तो एंजाइम आपका बने हुए हैं तो है होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का जो बाल होते हैं, मनुष्य के जो नाखून होते हैं, और अगर बोले तो जानवर का जो खुड़ी होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? तो उसका वो बना हुआ होता है, जो मनुष्य के बाल होते हैं, उनके जो नाखून होते हैं, जानवर के जो खुड़ी होते हैं, उनके जो सींग होते हैं, वो किस चीज से बना हुआ होता है? तो वो केराटिन से बना हुआ था। केराटिन, केराटिन से बना हुआ होता है। तो केराटिन इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन, मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य के जो हार्ट होता है, वैसे हार्ट के बारे में तो आपने बहुत शिकायतें सुनी होगी कि अ, मेरा हार्ट, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा किसी से दिल लग गया। अबे पागल, अ, वो दिल का वो सब काम नहीं है। दिल को तो सिर्फ ब्लड पंप करना है। तो एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि जो जो आपके जो बॉडी में, आपके शरीर में हृदय का जो धड़कना है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? मतलब निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होती है? तो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। आपके दिल को धड़कने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। इसका होती है संकेत आपका के होती है। के इज द करेक्ट आंसर। आपका है कि दूध, पानी, आपका अंडे, ये जो है वो किसका सोर्स है? तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी के ये सोर्स है। विटामिन डी का ये सोर्स है और ए का भी सोर्स है। तो हमारे कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? जो छिलके वाले जो सब्जियां हैं उसको धोने से क्या निकल जाती है? तो उसको धोने से हमारी निकल जाती है सी, निकल जाती है। सी का रासायनिक नाम होती है अस्कॉर्बिक। हमारी इसी पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है जो पानी में घुलनशील होती है? तो विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारी क्वेश्चन है कि कैल्शियम में कौन सा विटामिन मजबूत हड्डी का निर्माण करने के लिए पाया जाता है? तो विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम फेरॉल। के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी है जो कि सनलाइट से आपको मिलती है और आपके बॉडी के में नीचे तरफ होती है, मतलब नीचे तरफ। और जब जब उस पे सनलाइट पड़ती है ना, जब उस पे सनलाइट आपकी पड़ती है तब वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है, एक्टिव मोड में चलाती है। जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन जो सी होती है वो एकदम घुलनशील होती है पानी में। तो हमारे क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा उपयोगी होता है? तो विटामिन के को हम लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए को कहते हैं फिलोकेमलिन, फिलोकेमलिन कहते हैं, जो कि रक्त को थक्का बनाने के लिए काम आते हैं। और अगर आपसे ये पूछता है कि रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन काम नहीं आता, तो उसको छोड़कर, जैसे कि प्लासीमन, ये सब जो होते हैं वो रक्त को थक्का बनाने के लिए उपयोग में नहीं होता, सिर्फ होती है सिर्फ के। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिनोलॉजी कहते हैं विटामिन के अध्ययन करने वाले को। ये कौन सा विटामिन है जो कि अ, घुल घुलनशील होती है? तो के, ई और डी होती है वो घुलनशील होती है। के, ई और डी होती है। ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को आपको कहते हैं जा करके विटामिन बी को कहते हैं जा करके क्या कहते हैं? विटामिन बी को कहते हैं जा करके स्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन सी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ई को रेटिनॉल, विटामिन बी को विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी को आपको कहते हैं जाकर के क्या कहते हैं स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन सी को आपका कहते हैं जाकर कैल्सीफेरॉल।
क्वेश्चन ये पूछता है कि विटामिन किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन डी है, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो अगर क्या आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंख को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन से विटामिन की कमी होती है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी के कारण आपके जो आपके आंख है वो कम दिखने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो विटामिन ए जब डालोगे मशीन के अंदर तो वो फायदा आके करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या कहते हैं। तो विटामिन ए के रासायनिक नाम को कहते हैं रेटिनॉल। अगर आपसे पूछता है कि विटामिन बी को क्या कहते हैं तो स्कॉर्बिक। विटामिन डी को क्या कहते हैं तो कहते हैं कैल्सीफेरॉल। हमारी है कि B1 को आप क्या कहते हो। तो B1 को हम लोग कहते हैं थायमीन कहते हैं। B2 को हम लोग क्या कहते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 को क्या कहते हैं नियासिन कहते हैं। हमारा है कि विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम आपका है पायरियोडॉक्सिन इज द करेक्ट आंसर। विटामिन 5 का रासायनिक नाम क्या है। तो पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर। विटामिन 7 की रासायनिक नाम क्या कहते हैं बायोटीन। घाव को भरने में प्रयोग किया जाने वाला विटामिन कौन है। तो वो है विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारी है कि मनुष्य के शरीर में जो होती है विटामिन होती है वो कहाँ संचित होती है। तो वो होती है यकृत में, यानी वहाँ पे जमा होती है सिर्फ विटामिन बी को छोड़कर। क्वेश्चन है कि पॉलिश की हुई चावल को खाने से क्या होती है। तो वो बेरी बेरी रोग हो जाती है, जो कि किसकी कमी से होती है विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं थायमीन कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन 3 को कहते हैं विटामिन नियासिन कहते हैं। उसके बाद आपका विटामिन 5 को कहते हैं पैंटोथेनिक कहते हैं। विटामिन 6 को कहते हैं पायरोटॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन सी को कहते हैं बायोटेन कहते हैं। इसको ध्यान आप थोड़ा सा दीजिएगा कि आपका जो है कि B1 को थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 कहते हैं राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन 3 को कहते हैं नियासिन कहते हैं, विटामिन 5 को कहते हैं पैंटोथेनिक कहते हैं, विटामिन 6 को आपको कहते हैं पायरियोडॉक्सिन कहते हैं, और विटामिन 7 को कहते हैं बायोटेन कहते हैं। तो तरीके से इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये करा रहा था कि पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा विटामिन रोग होता है। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन जो ए है उसको जो आपका जो बेरी बेरी होता है वो होता है विटामिन ए जो होता है वो उसको थायमीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ता है। तो वो विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो सनलाइट से आती है और आपकी स्किन जो होती है, आपकी जो बॉडी होती है वो उसके नीचे बनती है, और सनलाइट आती है तब वो एक्टिव पूरी तरह से हो जाती है। के का रासायनिक नाम क्या है। तो के का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया कि फिलोक्नोनन या तो फिर न्यूनॉन कहा जाता है। किस विटामिन को पदार्थ विटामिन भी कहा जाता है, मतलब सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन के इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। उसने मुर्शिदाबाद की स्थापना किया तथा उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली जाफर खां। इनका जो शासन काल रहा वो 1717 से 1727 तक रहा था। एंड इन्होंने ही इजारा व्यवस्था, इसका मतलब है कि जो खेत हमारे ठेका पर मिलते हैं उसका शुरुआत मुर्शिद कुली जाफर खां ने ही किया था। एंड मुर्शिद कुली जाफर खां के उत्तराधिकारी जो रहा था वो रहा था सुजाउद्दीन खां, और इसका उत्तराधिकारी जो रहा था वो सरफराज खां रहा था। सरफराज खां ने 1740 ईस्वी में गिरजा की युद्ध की लड़ाई की थी अलवर्दी खां से और अलवर्दी खां से सरफराज खां ने पूरी तरह से पराजित हो गया। तब अलवर्दी खां ने नवाबी की स्थापना किया था। एंड जो अलवर्दी खां जो हमारे हैं उसका शासन काल रहा 1756 तक रहा था। एंड जो अलवर्दी खां जो है उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना छोटी पुत्री के पुत्र
सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और सिराजुद्दौला का जो सबसे मुख्य सेनापति था, सबसे हेड सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर का कुछ बेटियां था, उन बेटी से मीर कासिम ने प्यार कर लिया। तब उन्होंने मारने का उसको धमकी दिया, लेकिन उनका बेटी ने उनको बचा लिया। इस चलते कि पूरी इतिहास में सब प्यार के चक्कर में बर्बाद हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाइए। तब मीर जाफर ने मीर कासिम को अपना बेटी से शादी कर दिया और मीर कासिम को अपना दामाद बना लिया। तब दामाद के बहकावे में आकर इन्होंने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध की लड़ाई कर लिया था। एंड सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक हॉल, ब्लैक कांड जो होता है, ब्लैक कांड जो हमारे होता है, उसकी शुरुआत हो गया था। मतलब ब्लैक कांड जो हमारे होते हैं ना, उसका हमारे शुरुआत हो गया था किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में हो गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रिज हिस्ट्री नामक पुस्तक कौन लिखा? आंसर आपका हो जाएगा फूलो प्रे बाल कृष्ण। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार नियुक्ति होने पर राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो वो थे आपका राष्ट्रपति था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जो बना था वो था 1976 में लगभग बना था। आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में की गई है एंड उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 में की गई है। उपराष्ट्रपति जो हमारे भारत के होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाते हैं। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति उस जगह पर चल जाते हैं तब उसका वेतन समान मिलने लगता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह पर जाती है, राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति जब जाती है तब उसका वेतन समान रहती है। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 63 आपको चर्चा की गई है संसद की। तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि संसद की चर्चा आर्टिकल नंबर 79 आर्टिकल में की गई है और संसद 3 अंगों से बना है। आपका जो बना है राज्यसभा से बनी है, लोकसभा से बनी है और राष्ट्रपति से बनी है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें मेंबर पार्टिसिपेट होते हैं राज्यसभा के या तो फिर लोकसभा के होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय आपात का जो लगती है वो आर्टिकल नंबर 352 यानी 352 आर्टिकल के तहत लगती है। और राष्ट्रीय आपात के बाद हमारी आता है राज्य आपात। राज्य में जब आपात हो जाती है ना तब उसमें सिर्फ 4 ऐड कर दो, यानी 356 में राज्य आपात की चर्चा की गई। उसके बाद फिर जोड़ दो तो फिर आती है हमारा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में भी 4 जोड़ दो, इन 360 में आपका वित्तीय आपात लगाया जाता है। इनकी चर्चा 352 में ही की गई है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे आते हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया था? संजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने ही नियुक्ति ली थी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि 5 ऋतुओं का बगीचा निकट स्थित है। 5 ऋतुओं का बगीचा है वो आपका 5 ऋतुओं का बगीचा है वो महरौली में स्थित है। महरौली में स्थित है तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में कई सारे चीज दिए हुए हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। साइलेंट वैली है जो आपका केरला में स्थित है, ध्यान रखिएगा पूछने वाली क्वेश्चन है। साइलेंट वैली है जो किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरला में स्थित है। आपका जो ऊटी है, ऊटी शहर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत के ऊपर स्थित है ये छोटा सा। नेक्स्ट आपका है ना कि जम्मू कश्मीर में डल झील मौजूद है। तो और जम्मू कश्मीर में कौन कौन मौजूद है? एक तो आपका मौजूद है बुलर झील आपका मौजूद है, फिर आपका मौजूद है जाकर के गंगाबल झील मौजूद है, उसके बाद आपका शेषनाग झील आपका जम्मू कश्मीर में मौजूद है,
उसके बाद आपका वेरी नाग झील आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 4-5 आप याद से रखिएगा, डल झील, बुरल झील, गंगा झील, शेषनाग झील और वेरी नाग झील इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है कि भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की थी? ये कह रहे हैं कि भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद मतलब भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के आपके अमित शाह इज द करेक्ट आंसर की हो जाएगी। मैं आपको बताना और भी कुछ चाहता हूँ, उसके उससे इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन आए थे महरौली वाले, तो आपका जो केन्या है वो केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। आपका तुसाका की राजधानी कहाँ है? जमीबिया है। घाना की राजधानी आक्रा है। नामीबिया की राजधानी बिंडहक है। एंड जो केन्या में जो झील है, आपका जो केन्या में जो झील है वो है विक्टोरिया झील। केन्या में क्या है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील को जब आप देखोगे तो विक्टोरिया एकदम केन्या के बॉर्डर लगते हुए एकदम एकदम बॉर्डर लगते हुए जाता हुआ वह केन्या से लगते हुए या युगांडा तक आती है। युगांडा के बाद इधर निकल जाती है। आपका कौन सा इधर 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 कौन सा आपका देश है? या तंजानिया से होते हुए निकल जाती है। तो कुछ इस तरह से। और मैं युगांडा के बारे में आपको बता दूं कि युगांडा से आपका विषुवत रेखा निकलती, इस विषुवत रेखा क्रॉस करती है ना। और भी चाहता हूँ कि जो आपका जो घाना है, घाना की राजधानी आक्रा है। तो घाना में आपका बोल्टा झील है। और नामीबिया की राजधानी बिंडहक। नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल का एकदम विस्तार है। और युगांडा में विषुवत रेखा क्रॉस करती है। क्वेश्चन क्या है? आरोही क्रम में कोयले के 3 उत्पादक राज्य को सजाएं। कोयला जो होती है वो अवसादी चट्टान है। कोयला जो होती है वो क्या होती है? अवसादी चट्टान होती है। कोयला में सबसे अच्छा जो कोयला कौन होती है? सबसे अच्छा अगर आपसे पूछता है कि कोयला में सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो वो एंथ्रोसाइट होता है। एंथ्रोसाइट इज द करेक्ट आंसर। और बोलता है कि कोयला के उत्पाद में आधारोही मतलब डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में सजाएं। तब सबसे पहले हो जाएगा हमारी झारखंड नहीं मतलब झारखंड हो जाएगी। उसके बाद आपकी उड़ीसा हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका के हॉर्न में शामिल नहीं है। अफ्रीका के हॉर्न में शामिल नहीं है, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? सूडान जो है वो अफ्रीका के हॉर्न में नहीं स्थित है। सूडान की राजधानी होती है खार्तूम। इथोपिया की राजधानी होती है अदीस अबाब। इरिट्रिया की राजधानी होती है असमेरा। मोगालिया की राजधानी होता है मोगादिशु। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाब है। इरिट्रिया की राजधानी असमेरा है। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन हमारी है कि यूएसए की डेथ वैली किस राज्य में स्थित है? तो यूएसए की डेथ वैली की राइट आंसर आपकी हो जाएगी कैलिफोर्निया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा यूएसए में यूरोपीय झील मौजूद है। क्या मौजूद है? यूरोपीय झील मौजूद है आपकी। कोलोराडो पठार आपकी यूएसए में स्थित है। एंड येलोस्टोन नेशनल पार्क आपकी स्थित है यूएसए में डेथ वैली में स्थित है। आपका यूएसए में स्थित है ये येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है। हमारी क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब न तो राष्ट्रपति हो और न ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो? ऐसे में उस जगह पर काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो राष्ट्र प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल नंबर 108 में चर्चा की गई है। और भारत के महालेखा परीक्षक जो चर्चा की गई वो 148 से 151 में की गई है। अब बताओगे कि
भारत के महालेखा परीक्षक का उसका कार्य क्या है? तो मैं बताऊँगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके उस अकाउंट को ऑडिट करना इनका काम होता है। तो मेरे ख्याल से आप ध्यान रखिए कि जो आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका वो 108 आर्टिकल में है, और आपकी भारत के महालेखा परीक्षक है वो 148 से 151 आर्टिकल में मौजूद है। और भारत के महालेखा परीक्षा का कार्य क्या है? तो वो कार्य ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करना काम है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन कि जब भारत के राष्ट्रपति नहीं हो तब उस जगह पर जब भारत के क्या था कि जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है जब ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही उसके जगह पर उपराष्ट्रपति मौजूद हो, तो ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करता है। क्वेश्चन होता है कि अनुच्छेद 356 के तहत जारी आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो 356 जो आपका जो अनुमोदन है आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, उसका टाइमिंग है आपका 356 है, तो 356 में आपका जो हो जाती है 2 माह तक अनुमोदन करने के लिए तिथि आपकी है। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो वो एक मतलब अनुमोदित 1 माह में लेना होता है, मतलब अनुमोदन जो है वो 1 माह में ले लेना होता है, और राज्य आपातकाल जो होती है वो 2 माह में ले लेना होता है। दूसरी हमारे किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना हुई थी? तो मैंने को बताया था कि ब्लैक हॉल जो कांड जो आपका हुआ था वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिराजुद्दौला आपको कौन था? तो जो आपका सिराजुद्दौला वो आलमगीर के छोटी पुत्री के बेटा था, यानी पुत्र था सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति कौन था? मीर जाफर था। और मीर जाफर के दामाद कौन था? मीर कासिम था। तो इस तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेना के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? अंग्रेज सेना के नेतृत्व में। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हो गया था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव में। लॉर्ड क्लाइव वो इंसान है जो कि सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा था 23 जून 1757 ईस्वी को। रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी का युद्ध जीत गया था। हमारे ने हेक्टर मुनरो है जो कि आपका बक्सर के युद्ध में सेनापति था। और वारेन हेस्टिंग है जो बंगाल के प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो पूछा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताइएगा कि वो वारेन हेस्टिंग था। बक्सर के युद्ध में जो सेनापति था वो कौन था? तो वो हेक्टर मुनरो था। और रॉबर्ट क्लाइव वो इंसान है जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 ईस्वी को जीत हासिल कर लिया था। और प्लासी का युद्ध आपका सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जब प्लासी के युद्ध दोनों के बीच में हुआ तब उस समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो उस समय मुगल साम्राज्य जो था वो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। राइट आंसर आपका हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल साम्राज्य जो था वो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। प्यारे दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कब आया था और कहाँ आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1613 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहली बार सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया था। तो इसका हो जाएगा 1613 ईस्वी, और इसका आपका हो जाएगा आलमगीर द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक रहा था। हमारे क्वेश्चन है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद वो है 108 में। बैठक की अगर बात करें तो बैठक हमारी आ जाती है, अगर बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
एंड धन विधेयक जो होते हैं वो आर्टिकल नंबर 110 में है। धन विधेयक लोकसभा से प्रस्ताव हो जाती है और लोकसभा से प्रस्ताव होती है तब वो राज्यसभा में जाती है। राज्यसभा में 14 दिनों तक राज्यसभा में 14 दिनों तक उसको अनुमोदित करने को, उस पे सोचने का टाइम लेता है, लेकिन 14 दिनों के बाद अगर वो पास नहीं करता है तो भी उसको पास मान लिया जाता है मेजोरिटी में। हमारी है कि विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर सिटी है। वहाँ का सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो था ली कुआन यू था। एंड हालांकि अब उनका देहांत हो गया है, मतलब डेथ हो चुकी है। अब वहाँ के राष्ट्रपति उनका बेटा है ली हसेन यू है। तो राइट आंसर हमारे हो जाएगा सिंगापुर। वही वही जो है जो विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्री वर्गीय सम्मेलन का कहाँ हुआ था, तो वही सिंगापुर में हुआ था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने बरस का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 9 साल का। 9 साल इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 6 महीनों में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए।